नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे, खबर की पेचीदगी को भी समझाएंगे और समझाएंगे कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर क्यों मचा है रात। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हेमंत के चेहरे पर दांव वाली सियासत झारखंड में क्यों हो रही है। इस आधे घंटे में समझाएंगे कि कब तक नीट का मामला सुलझेगा। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। हेमंत के चेहरे पर दांव के सियासत समझाएंगे, कब तक क्लीन होगा नीट, इस पर भी चर्चा होगी। और अगली खबर हमारी क्या होगी वो भी देख लीजिए। इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी क्या थी, वो बहुत ही खास अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे। केजरीवाल को लगे हाई झटके को भी समझाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए खबर तो समझिए। और लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ इंडिया अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन किया तो विपक्ष के सुरेश को भी मैदान में उतार दिया गया है। कल सुबह 11 बजे सदन में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। संसद के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। अठारहवीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के जरिए होगा। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी सांसद ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार तो कांग्रेस सांसद सुरेश विपक्षी अलायंस इंडिया के उम्मीदवार हैं। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। वह विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। कई लोगों को अपने कई दल हैं, उनके साथ भी उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फैसला ना पड़े। नहीं, सीधी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि उनको महसूस करना था नहीं, लेकिन अगर विपक्ष के साझा उम्मीदवार तो ये संदेश स्पीकर पद पर बात बिगड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समझाते हुए बताया कि विपक्ष शर्तों पर राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति हमें स्वीकार नहीं। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। इस बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष भी दो फाड़ हो गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश का विरोध किया है। सूत्र बताते हैं कि सुरेश के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, इसलिए उनके नामांकन पर सहमति के लिए टीएमसी ने हस्ताक्षर भी नहीं किया। ऐसे में बहुमत के लिहाज से ओम बिरला का स्पीकर पद पर चुना जाना तय है, पर सभी की नजरें बुधवार को होने वाले स्पीकर के चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर रार को आप भी समझिए। लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा होगा। पहली लोकसभा में ही स्पीकर का चुनाव हुआ था। जीवी मावलकर के सामने शंकर शांतराम मोरे थे। मावलंकर के पक्ष में 394 और विपक्ष में 55 वोट पड़े। सहमति नहीं बनने पर पक्ष विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के सुरेश हैं। बुधवार को सदन में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है। संख्या बल ज्यादा होने से एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। स्पीकर पद पर बात नहीं बनने पर जेडीयू ने अपनी सफाई भी रख दी है। ललन सिंह ने पूरे मामले को विस्तार से समझाया है। कांग्रेस शुरू से ही शर्त रख रही थी। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने पर अड़ी हुई थी और शर्तों से राजनीति नहीं चलती और इसीलिए बात भी नहीं बनी, क्योंकि बात बनाने की कोशिश तो की गई लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछाई जानी शुरू हो चुकी है।
आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी जेडीयू ने उन्हें आरजेडी शासनकाल का इतिहास याद दिला दिया। बिहार में अपराध पर सियासत काफी गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। साल चुनाव है, उससे पहले अपराध पर घमासान है। जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये एक्स पर पोस्ट देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखार बिंदु से बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची साझा कर रहा हूं। और इसके बाद तेजस्वी यादव की पोस्ट में कैमूर, मधेपुरा, अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान, नवादा और समस्तीपुर में हत्या, लूट और छेड़खानी की घटनाओं का जिक्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए गठबंधन ने लगातार लालू राबड़ी शासनकाल में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी पर हमला बोला था। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो उधर बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाने की होड़ मच गई। यहां तक आरोप लगा दिए गए कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में पनाह दी जाती थी। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी कहां पीछे रहने वाली थी। आरजेडी ने बिहार में अपराधियों का मनोबल बड़ा होने और कानून का राज खत्म होने जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। बिहार धीरे धीरे अपराधियों की चपेट में चला गया है। आम आदमी का जान यहाँ की कीमत नहीं रह गई है। सुबह हो शाम हो, जहां देखिए अपराधियों के शिकार हो रहे हैं आम आदमी। सुबह निकलो वहां गोलियों की ततराहट से जाने जा रही है। बिहार का कोई इलाका नहीं जहां अपराधी का तांडव नहीं हो रहा है। कानून का राज तो मर चुका है बिहार में। बिहार में अपराध पर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी मुकाबले से पहले पिच सेट कर रहे हैं। 2025 में अब की बार अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर होगी आर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच क्राइम पर जारी तेज सियासत को भी समझिए। बिहार में हाल में ही क्राइम की वारदात और भी ज्यादा बढ़ गई है। तेजस्वी लगातार इन मुद्दों को चर्चा में ला रहे हैं, इसे मुद्दा बना रहे हैं, एनडीए पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने मुद्दा इसे बनाया था। जंगल राज के जरिए एनडीए ने आरजेडी पर भी निशाना साधा और आरजेडी भी अब निशाना साध रही है। तेजस्वी के ट्वीट से मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने घेरा है। बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई। तेजस्वी यादव के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको झारखंड से बताएंगे। झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि जेएमएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही पार्टी का चेहरा होंगे। जेएमएम के ऐलान के बाद जहां सियासत सुलग गई है, वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेल में रहकर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा का चुनाव, हेमंत के चेहरे पर दांव। जेएमएम का बयान, हेमंत संभालेंगे चुनावी कमान।
झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सियासी गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा सीएम के चेहरे को लेकर था। सवाल ये कि क्या गांडे से चुनाव जीतकर कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से सीएम का चेहरा होंगी? क्या एक बार फिर चंपाई सोरेन को ही सरकार की कमान सौंपी जाएगी या जेल में बंद हेमंत सोरेन ही जेएमएम की उम्मीद होंगी? इन सभी कयासों पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि चुनाव में सीएम का चेहरा और कोई नहीं बल्कि हेमंत सोरेन ही होंगे, क्योंकि वही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही है। यह अलग बात है कि उन्होंने जो तानाशाही की सरकार है उनको वर्तमान में जेल में बंद रखा है, लेकिन वो कितने दिन तक? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, बहुत जल्द वो हमारे बीच आएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर भी पार्टी ने अपना स्टैंड साफ करते हुए उन्हें पार्टी का सबसे अनुभवी नेता बता दिया और इसी के साथ महीनों से चले आ रहे कयासों पर फुल स्टॉप लग गया। सत्ता में शामिल कांग्रेस ने भी जेएमएम के बयान पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी इसको लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने पूरे मामले को कोल्हान के सम्मान से जोड़ दिया। आने वाली विधानसभा के चुनावों में हेमंत सोरेन जी चेहरा तो रहेंगे। चेहरा वो इसलिए रहेंगे कि जिस प्रकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को फंसा करके केंद्र की सरकार ने जेल भेजने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। देखिए, इन्होंने चंपाई सोरेन जी को किनारे लगा दिया। लंबे समय से ये चर्चाएं चल भी रही थी कि चंपाई सोरेन जी सिर्फ लेम डक चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ कठपुतली हैं और उनके जो सारे तारे हैं वो होटवार जेल के भीतर से हेमंत सोरेन खींचते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन सवाल ये कि क्या जेल में बंद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं? दरअसल भारत में जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक होता है, बशर्ते उसे अदालत की ओर से दोषी न ठहराया गया हो। दोषी ठहराए जाने के बाद भी अगर सजा 2 साल से कम है तो वो चुनाव लड़ सकता है। 2013 में आरपी एक्ट के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ था। इसमें जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकता है। यानी ये तो साफ हो गया है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में बंद भी रहते हैं तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम के दावेदार बन सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की बदौलत जेएमएम विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बयानों की इसी कड़ी में संथाल के जिस हेमंत सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बीजेपी उसे चंपाई सोरेन से जोड़कर कोल्हान का अपमान बता रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और हेमंत के चेहरे पर दाव वाली सियासत को समझिए। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। जेएमएम ने अभी से ही स्टैंड साफ कर दिया है। अगला चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ने की तैयारियां चल रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान पर सियासत और भी ज्यादा गर्म है। सवाल यही है कि क्या जेल में रहकर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं? समझने वाली बात तो यह है कि जेएमएम का बयान है कि हेमंत पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। पार्टी के नेता रणनीति के तहत बयान देते हैं। कानून कहता है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसे कोर्ट से दोषी न ठहराया गया हो। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। ये भी समझने वाली बात है कि आरोपों के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। चंपाई को नई कमान मिली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस वक्त जेल में हैं। कानून के तहत अपने पद पर वो लगातार बने हुए हैं। जेएमएम की तरफ से ऐसे बयान पर सियासत काफी तेज है। देखने वाली बात होगी कि अगर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो आगे क्या कुछ रिजल्ट आएगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बेल देने के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जेल में ही रहने का आदेश दे दिया है। फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के केजरीवाल को बेल दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया। ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केजरीवाल को लगे हाईटेक झटके को समझिए। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू से बेल मिल गई थी और इस फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। हाईकोर्ट से ईडी की जीत हुई, बेल निरस्त हो गई। केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। समझने वाली बात यहां पर यह है कि केजरीवाल को बेल मिलने पर खुशी जताई गई। सत्यमेव जयते का नारा दिया गया, लोकतंत्र की जीत कही गई और यह भी कहा गया कि अब हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे। क्या आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहेगा? ये समझने वाली बात है। तो कुल मिलाकर इस वक्त इंतजार आप नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये फैसला ही पलट दिया गया है। बढ़ते आगे, देश पर थोपे गए आपातकाल के 49 साल आज पूरे हो गए। लोकतंत्र पर पोती गई कालिक को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। पर क्या आपको पता है कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी के इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही यह शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है? तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी न गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे
कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी, देश को जेल खाना बना दिया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।